क्या बात है सुनीता, आज तो बड़ी देर हो गई आने में। पूनम ने खींचकर अपनी कामवाली से पूछा। क्या बताऊं मैम साहब आपको, मुझे क्यों देरी हो गई आने में। आप तो अपने कामों में ही लगी रहती हैं। पता भी है सुधीर साहब के घर में कैसी आफत आ गई है। उनकी बेटी नीतू के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया है। बड़ी शांत, बड़े अच्छे तौर तरीकों वाली है। सुनीता से नीतू के बारे में जानकर पूनम का मन खराब हो गया। बार बार उसका मासूम चेहरा उसके जहन में उभर कर मन को बेधने लगा कि पता नहीं लड़की के साथ क्या हुआ। फिर भी अपने आप पर काबू पाते हुए सुनीता के धारा प्रवाह बोलने पर विराम लगाती हुई वह बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, खेलते वक्त चोट लग गई होगी। दौड़ती भी तो कितनी तेज है। कहकर पूनम ने सुनीता को चुप करा दिया। पर उसके मन में शांति कहाँ थी। कॉलेज से अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद सुधा बिल्डिंग के बच्चों की साइंस की कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करती रही। हिंदी में भी मदद कर उन्हें अचंभित कर देती है। किसके लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी। बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी उसी के निर्णय को मान्यता देते हैं। फिर नीतू तो उसकी सबसे होनहार विद्यार्थी है। सुनीता के जाते ही सारे कामों को जल्दी से निपटा कर वह मेघना के पास गई। उसने नीतू के बारे में जो कुछ भी बताया उसे सुनकर पूनम कांप उठी। कल सुबह नीतू अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक मनाने गंगा पार गई थी। खाने पीने के बाद जब सभी गाने बजाने में लग गए तो वह गंगा किनारे घूमती हुई अपने साथियों से दूर निकल गई। बड़ी देर तक जब नीतू नहीं लौटी तो उसके साथी उसे ढूंढने निकले। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों की ओट में बेहोश नीतू को देख सभी के होश गुम हो गए। किसी तरह उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराकर उसके घर वालों को खबर की। घर वाले तुरंत नर्सिंग होम पहुंचे। मेघना ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर पूनम स्तंभ रह गई। अब वह असमंजस में थी कि वह ऋचा को देखने जाए या नहीं। फिर अनमनी सी होकर उसने गाड़ी निकाली और नर्सिंग होम चल पड़ी जहां नीतू भर्ती थी। वहां पहुंच तो गई, सारे मारे आशंका के उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। किसी तरह अपने पैरों को घसीटती हुई उसके वार्ड की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही नीतू के पिता से उसका सामना हुआ। इस हादसे ने रात भर में ही उनकी उम्र को 10 साल बढ़ा दिया। उसे देखते ही वे रो पड़े तो पूनम भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। ऐसी घटनाएं पूरे परिवार को झुलसा देती हैं। बड़ी हिम्मत कर वह कमरे में अभी जा ही पाई कि नीतू की माँ उससे लिपट कर बेहताशा रोने लगी। पथराई आंखों से जैसे आंसू नहीं खून गिर रहा था। नीतू को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था। उसके नुचे चेहरे को देखते ही पूनम की आंखों से छलकते आंसुओं को पी लिया। फिर नीतू की माँ रेखा के हाथों को सहलाते हुए अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए कल की दुर्घटना के बारे में पूछा। क्या कहूँ पूनम, कल घर से तो खुशी खुशी सभी के साथ निकली थी। हमने भी नहीं रोका। जब इतने बच्चे जा रहे हैं तो फिर डर किस बात का। गंगा के उस पार जाने की न जाने कब से उसकी इच्छा थी। इतने बड़े सर्वनाश की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। मैं अभी आई, कहकर पूनम उस लेडी डॉक्टर के पास गई जो नीतू का इलाज कर रही थी। पूनम ने उनसे आग्रह किया कि इस घटना की जानकारी वे किसी भी तरह मीडिया को ना दे, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, उल्टे नीतू बदनाम हो जाएगी। फिर पुलिस के जो अधिकारी इस घटना जांच पड़ताल कर रहे हैं उनकी जानकारी डॉक्टर से लेते हुए पूनम उनसे मिलने के लिए निकल गई। यह भी एक तरह से अच्छा संयोग रहा कि वे घर पर थे और उससे अच्छी तरह मिले। धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, वरना आज के समय में इतनी सज्जनता दुर्लभ है। सर, हमारे समाज में बलात्कार पीड़िता को बदनाम एवं जिल्लत की किन किन गलियों से गुजरना पड़ता है, उससे तो आप वाकिफ ही होंगे। इतने बड़े शहर में किस की हैवानियत है, यह तो पता लगने से रहा। मान लीजिए अगर पता लग जाने पर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो जरा सोचिए, नीतू को क्या पहले वाला जीवन वापस मिल जाएगा। उसे जिल्लत और बदनामी के कटघरों में खड़ा करके बार बार मानसिक रूप से बलात्कार किया जाएगा, जो उसके जीवन को बद से बदतर कर देगा। कृपया इसे दुर्घटना का रूप देकर इस केस को यहीं खारिज करके उसे जीने का एक अवसर दीजिए। पूनम की बातों की गहराई को समझते हुए पुलिस अधिकारी ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहां से आश्वस्त होकर पूनम
फिर नर्सिंग होम पहुंची और नीतू के परिवार से भी रोना धोना बंद कर इस आघात से उभरने का आग्रह किया। शायद नीतू को होश आ चुका था। पूनम की आवाज़ सुनते ही उसने आंखें खोल दी। कैसी हालत होते मेमने की तरह चीख कर वह पूनम से लिपट गई। पूनम ने किसी तरह स्वयं पर काबू पाते हुए नीतू को अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, धैर्य रख मेरी बच्ची, जो हुआ उससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे जीवन समाप्त थोड़े हो जाता है। इससे उभरने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है मेरी बच्ची। उसे यूँ बेहाल होकर चीखने में जाया नहीं करना है। जितना रोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, उतना ही यह निर्दयी दुनिया तुम्हें रुलाएगी, व्यंग वाणों से तुझे बेध कर जीने नहीं देगी। आंटी, मेरा मर जाना ठीक है। अब मैं किसी से भी नज़रें नहीं मिला सकती। सारा दोष मेरा है। मैं गई ही क्यों? सभी मिलकर मुझ पर हंसेंगे। मेरा शरीर इतना दूषित हो गया है कि इसे ढोते हुए मैं जिंदा नहीं रह सकती। फिर चेकअप के लिए आई लेडी डॉक्टर से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, जहर देकर मुझे मार डालिए। डॉक्टर, इस गंदे शरीर के साथ मैं नहीं जी सकती। अगर आपने मुझे मौत नहीं दी तो मैं इसे स्वयं समाप्त कर दूंगी। नीतू पागल की तरह चीखती हुई बेड पर छटपटा रही थी। ऐसा नहीं कहते। तुमने बहुत बहादुरी से सामना किया है। कि इस बात पर नीतू ने पथराई आंखों से उन्हें घूरा। बड़ी देर तक पूनम नीतू के पास बैठी उसे ऊंच नीच समझाते हुए दिलासा देती रही, लेकिन वह यूं ही रोती चिल्लाती रही। उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाना पड़ा। नीतू के सो जाने के बाद पूनम सुधीर को हर तरह से समझाते हुए धैर्य से काम लेने को कहते हुए चली गई। किसी तरह ड्राइव करके घर पहुंची। रास्ते भर वह नीतू के बारे में ही सोचती रही। घर पहुंचते ही वह सोफे पर ढेर हो गई। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपने लिए कुछ कर सके। नीतू के साथ घटी दुर्घटना ने उसे 5 दशक पीछे धकेल दिया। अतीत की सारी खिड़कियां एक एक कर खुलती गई। 13 साल की अबोध पूनम के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वह तत्काल उम्र की अनगिनत दहलीजें फांद गई थी। कितनी उमंग एवं उत्साह के साथ वह अपनी फुफेरी बहन की शादी में गई थी। तब शादी की रस्मों में सारी रात गुजर जाती थी। उसे नींद आ रही थी तो उसकी माँ ने उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। अचानक नींद में ही उसका दम घुटने लगा तो उसकी आंखें खुल गई। अपने ऊपर किसी को देख उसने चीखना चाहा, पर चीख नहीं सकी। वह वहसी अपनी हथेली से उसके मुंह को दबाकर बड़ी निर्ममता से उसके साथ शत विक्षत करता रहा। अर्धबेहोशी की हालत में न जाने वह कितनी देर तक कराहती रही और फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो दर्द से सारा बदन टूट रहा था। बगल में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी तो पिछले दिन आए उस तूफान को याद कर किसी तरह उठकर माँ से लिपट कर चीख पड़ी। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर गले के अंदर ही उसकी आवाज़ को रोक दिया और आंसुओं के समंदर को पीती रही। बेटी की विदाई के बाद ही उसकी बुआ उसके सर्वनाश की गाथा से अवगत हुई तो अपने माथे को पीट लिया। जब शक की उंगली उसकी नंद के 19 वर्षीय बेटे की ओर उठी तो उन्होंने घबराकर माँ के पैर पकड़ लिए। उन्होंने भी माँ को यही समझाया कि चुप ही रहना उसके भविष्य के लिए हितकर होगा। हफ्ते भर बाद जब वह अपने घर लौटी तो बाबूजी के बार बार पूछने के बाद भी अपनी उदासी एवं डर का कारण उन्हें बताने का साहस नहीं कर सकी। हर पल नाचने गाने चहकने वाली पूनम कहीं खो गई थी। हमेशा डरी सहमी रहती। आखिर उसकी बड़ी बहन ने एक दिन पूछ ही लिया, बताओ ना माँ, वहाँ पूनम के साथ क्या हुआ जो उसकी ऐसी हालत हो गई? आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। पूनम उस समय बाथरूम में थी। सो माँ उस रात की हैवानियत की सारी व्यथा बताते हुए फूट पड़ी। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। बाबूजी भैया के साथ बाजार से लौट आए थे। माँ को इसका आभास तक नहीं हुआ। सारी वारदात से बाबूजी और भैया दोनों अवगत हो चुके थे और मारे क्रोध के दोनों लाल हो गए रहे थे। सब कुछ अपने तक छिपा कर रखने के लिए बाबूजी ने माँ को बहुत धिक्कारा।
पूनम बाथरूम से निकली थी। बाबूजी ने उसे सीने से लगा लिया। बलात्कार किसी एक के साथ होता है, पर मानसिक रूप से इस जघन्य कुकृत्य का शिकार पूरा परिवार होता है। अपनी तेजस्विनी बेटी की बर्बादी पर वे अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करते हुए पूनम ने बाहर वालों से मिलना या कहीं जाना एकदम छोड़ दिया था, लेकिन पढ़ाई को अपना जुनून बना लिया था। एमएससी में जब उसने टॉप किया तो मारी खुशी के बाबूजी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 3 महीने बाद उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। सभी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी से उसके इनकार ने बाबूजी को तोड़ दिया। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पूनम शादी न करने के फैसले पर अटल रही। भैया और दीदी की शादी किसी तरह देख सकी, अन्यथा किसी की बारात जाते देखकर उसे कपकपी होने लगती थी। पूनम के लिए जैसा घर-वर बाबूजी सोच रहे थे, वे सारी बातें उनके परम दोस्त के बेटे राहुल में थी। उससे शादी कर लेने में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वे गिड़गिड़ा उठे, तो फिर पूनम मना नहीं कर सकी। खूब धूमधाम से उसकी शादी हुई, पर वह कई वर्षों बाद भी बच्चे का सुख राहुल को न दे सकी। वह तो राहुल की महानता थी कि इतने दिनों तक उसे सहन करते रहे, अन्यथा उसकी जगह कोई और होता तो कब का खोटे सिक्के की तरह उसे मायके फेंक आया होता। राहुल के जरा सा स्पर्श करते ही मारे डर के उसका बदन कांपने लगता था। उसकी ऐसी हालत का सबब जब कहीं से भी नहीं जान सके, तो मनोचिकित्सक के पास उसका लंबा इलाज चला, तब कहीं जाकर वह सामान्य हो सकी थी। राहुल कोई बेवकूफ़ नहीं थे जो कुछ नहीं समझते। बिना बताए ही उसके अतीत को वे जान चुके थे। यह बात और थी कि उन्होंने उसके जख्म को कुरेदने की कभी कोशिश नहीं की। 2 बेटों की माँ बनी पूनम ने उन्हें इस तरह संस्कारित किया कि बड़े होकर वे सदा ही मर्यादित रहें। अपने ढंग से उनकी शादी की और समय के साथ 2 पोते एवं 2 पोतियों की दादी बनी। जीवन से गुजरा वह दर्दनाक मोड़ भूले नहीं भूलता। अतीत भयावह समंदर में डूबते उतराते वह 13 वर्षीय पूनम बनकर बिलख उठी। मन ही मन उसने एक निर्णय लिया कि आंसुओं को बहने दिया। दिन नीतू की पसंद का खाना लेकर कुछ जल्दी ही नर्सिंग होम जा पहुंची। समझा बुझा कर सुधीर रेखा को घर भेज दिया। 2 दिन से वहीं बैठे बेटी की दशा देखकर पागल हो रहे थे। किसी से भी कुछ नहीं कहने को पूनम ने उन्हें हिदायत भी दे दी। फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ नीतू के सिरहाने जा बैठी। पूनम को देखते ही नीतू का प्रलाप शुरू हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? पूनम ने उसे पुचकारते हुए कहा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह कोई नई बात नहीं। सदियों से स्त्री पुरुषों की आदम भूख की शिकार होती रही हैं और होती रहेंगी। कोई स्त्री दावे से कह तो दे कि जिंदगी में वह कभी शारीरिक छेड़छाड़ की शिकायत नहीं हुई है। अगर कोई कहती है तो वह झूठ होगा। यह पुरुष नाम का भयानक जीव जो अपनी आंखों से ही बलात्कार कर देता है। आज तुम्हें मैं अपने जीवन के इस भयानक सत्य से अवगत कराने जा रही हूँ, जिससे आज तक मेरा परिवार अनजान है, जिसे सुनकर शायद तुम्हारी जिज्विषा जाग उठे। कहते हुए पूनम ने नीतू के समक्ष अपने काले अतीत को खोल दिया। नीतू अवाक टकटकी बांधे पूनम को निहारती रही। उसके चेहरे पर अनेक रंग बिखर गए। बोली, तो क्या आंटी मैं पहले जैसा जी सकूंगी? एकदम। मेरी बच्ची, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और कल तुम यहाँ से अपने घर जा रही हो। सभी की नज़रों का सामना इस तरह से करना है मानो कुछ भी अनिष्ट घटित नहीं हुआ। मैंने कितनी खूबसूरती से जीवन जिया है। नीतू के चेहरे पर जीवन की लाली बिखेरते देख पूनम संतुष्ट हो उठी। उसके अंतर मन में जमा वर्षों की असीम वेदना का हिम नीतू के चेहरे की लाली के ताप से पिघलकर आंखों में मचल रहा था। अतीत के गरल को उलीच कर वह भी तो फूल सी हल्की हो गई थी। राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें।